हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज से हम लोग इंडियन हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, जिससे आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इसमें इंडियन हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं इसमें हम लोग कवर करेंगे फ्रेंड्स। अंत तक बने रहिए आप लोग। आइए चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, इतिहास कहते किसको हैं। ठीक, इतिहास शब्द इति प्लस हा प्लस आ से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? इति प्लस हा प्लस आ से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है यह निश्चित था। या फिर फ्रेंड्स हम लोग बेसिक में कह सकते हैं इतिहास क्या है? इतिहास बीते हुए समय या फिर बीते हुए समय या फिर उसे जानने और समझने का एक स्रोत है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? हिस्टोरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बनना। क्या अर्थ होता है? बनना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। ठीक, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया फ्रेंड्स? 3 भागों में। कौन कौन सा? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। फ्रेंड्स हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिससे आपको हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, आइए चलते हैं फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत पर चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत में सबसे पहले है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ठीक, साहित्यिक स्रोत में क्या आता है? धार्मिक साहित्य आता है और लौकिक साहित्य आता है। लौकिक साहित्य में आपका ऐतिहासिक ग्रंथ भी आते हैं। ठीक, और पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्ति और चित्रकला आदि आते हैं फ्रेंड्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, धार्मिक साहित्य में आपका ब्राह्मण ग्रंथ आता है। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ आता है और गैर ब्राह्मण ग्रंथ आता है। इसमें क्या क्या है? वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ आदि। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या आता है? वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथ। ये सभी हमारा किसके अंतर्गत आता है? साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स हमारा साहित्यिक स्रोत। अब इसको हम विस्तार में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ब्राह्मण साहित्य के बारे में आइए देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला आता है इसमें वेद। वेद क्या है? वेद क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। ठीक, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है। ठीक, वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की संख्या 4 है, इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक, वेदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 4 है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ किसमें? सरल गद्य में। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ। ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? यज्ञ होता है। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स अरण्यक। ठीक, अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। इसे तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा पर्यायवाची शब्द में।
आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं जिसमें दार्शनिक तथा रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक, जंगल में पढ़े जाने के कारण इसे आरण्यक कहा जाता है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इसे आरण्यक कहा जाता है। कुल कितने आरण्यक क्या हैं? 7 आरण्यक हैं उपलब्ध हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स उपनिषद। उपनिषद का क्या मतलब होता है? उपनिषद का मतलब बैठना होता है या फिर समीप। इसे उप मतलब समीप होता है, नि मतलब निष्ठापूर्वक। ठीक, आइए देख लेते हैं हम लोग। उप का अर्थ है समीप, नि का अर्थ है निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ है बैठना। अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। ठीक, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। ठीक, उपनिषदों से हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? उपनिषदों से हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है फ्रेंड्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से उद्गृत है। ठीक, ये बहुत बार पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्गृत है? मुंडकोपनिषद से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। कितनी है उपनिषदों की संख्या? 108 है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स वेदांग। वेदांग, ठीक, वेदांग क्या है? वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। ये आपके 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स सूत्र। ठीक, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ। ठीक, सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं हम लोग। श्रौत सूत्र, गृहसूत्र और धर्मसूत्र। ठीक, ये आपका स्रोत सूत्र। आइए देख लेते हैं हम लोग। यज्ञ संबंधी नियम इसके अंतर्गत बताए गए हैं। दूसरा कौन सा है? गृह सूत्र, लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है आपका धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स धर्मसूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। धर्मसूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि हैं। ठीक, मनु स्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मानी जाती है। आइए चलते हैं आगे भी देख लेते हैं हम लोग। मनु स्मृति के भाष्यकार या फिर कहते हैं टीकाकार मेघातिथि। क्या कहते हैं? मेघातिथि को। ठीक, उसके बाद गोविंदराज भारुचि एवं कुल्लूक भट्ट। मनुस्मृति के भाष्यकार या फिर टीकाकार कौन कौन है? मेघातिथि, गोविंदराज, भारुचि, कुल्लूक भट्ट आदि हैं। ठीक, याज्ञवल्क स्मृति के टीकाकार हैं कौन है? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। ठीक, कौन कौन है? याज्ञवल्क स्मृति के टीकाकार कौन कौन है? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपरार्क। ठीक, व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। ठीक, इन्हें संस्कृत के व्याकरण का जनक भी जिसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पाणिनि जी को कहा जाता है। ये अष्टाध्यायी के जनक भी हैं। ठीक, नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका पुराण। आइए पुराण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ठीक, पुराण में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक, नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स महाकाव्य।
ठीक, महाकाव्य में भी इसके बारे में भी बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में फ्रेंड्स। वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत का 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। 2 महाकाव्य कौन कौन है? रामायण और महाभारत। ठीक, आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। रामायण की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। किसने की थी रामायण की रचना? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। महाभारत की रचना की थी महर्षि वेदव्यास ने की थी। किसने की थी महाभारत की रचना? महर्षि वेदव्यास ने की थी। रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं, जिसके कारण इसे शत सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है या फिर कहा जाता है कि क्या कहा जाता है? शत सहस्त्र संहिता। ठीक, नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स ब्रह्मोत्तर साहित्य। ठीक, इसमें आता है सबसे पहले बौद्ध साहित्य के बारे में। आइए जानते हैं फ्रेंड्स। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। इसके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। ठीक, कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। ऑप्शन में आपके दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन है कौन नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस में है? पाली भाषा में है। ठीक, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स जैन साहित्य के बारे में। आइए जानते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। ठीक, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र की रचना भद्र बाहु ने की थी। किसने की थी? भद्र बाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई। किस में हुई है? प्राकृत भाषा में हुई है। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्र कृत कौन सा है? परिशिष्ट पर्वन है। ठीक, फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्र कृत या फिर हेमचंद्र द्वारा परिशिष्ट पर्वन है। ठीक, जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के बल्लवी नगर में हुआ। ठीक, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला हमारा लौकिक साहित्य। क्या है? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनों को रखा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र मतलब कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त विशाखदत्तकृत मुद्राक्षर, सोमदेवकृत कथासरित सागर, क्षेमेंद्रकृत बृहत कथी मंजरी। ठीक, क्या क्या है फिर से देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त विशाखदत्तकृत मुद्राक्षर, सोमदेवकृत कथासरित सागर, क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कल्हड़ द्वारा रचित राजतंगड़ी के 11वीं शताब्दी तथा कश्मीर का स्रोत
प्राप्त होता है। ठीक, कल्हड़ द्वारा रचित राजा तरंगड़ी के 11वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विदेशी यात्रियों का विवरण। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर समसामयिक घटना चक्र 2022 संक्षिप्त सामान्य ज्ञान की बुक को कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, जहाँ से हम आपके हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।